अस्पताल की ठंडी राहदारी में इमरजेंसी के बाहर बैठी वो खुद को चादर से ढके हुए थी। कभी आते जाते लोगों को देखने लगती तो कभी चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती। आंखों और दिल में बस एक ही विनती थी, हे भगवान, मेरे पापा को ठीक कर दो। कुछ ही देर गुजरी तो उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही सिर उठाकर देखा, सामने अंकल आनंद जी खड़े थे, जो उसे काफी चिंतित नजरों से देख रहे थे। अवंतिका दौड़ते हुए आनंद जी के गले लगकर रो पड़ी। अंकल, पापा, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, वो रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में बोली। आनंद जी की आंखें भी नम हो गईं। कुछ नहीं होगा अवंतिका बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरी बच्ची। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस उस पर भरोसा रखो। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली देते हुए कहा। इससे पहले अवंतिका कुछ और कहती, इमरजेंसी से एक नर्स निकली और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुरेश साहब के साथ आप लोग हैं? नर्स ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जी हम हैं, आनंद जी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा। सर, सुरेश जी अपनी बेटी अवंतिका और अपने दोस्त आनंद जी को अंदर बुला रहे हैं, नर्स ने कहा और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वापस मुड़ गई। आनंद जी अंदर दाखिल होते ही बेकरारी से सुरेश जी की तरफ बढ़े और उनके पीछे ही अवंतिका भी आगे बढ़ी। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अवंतिका उनके कंधे से लगकर रोते हुए बोली। अवंतिका मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपनों की ही बुरी नज़र से बचा न सका। सुरेश जी दुखी और लड़खड़ाती आवाज में बोले। रिलैक्स सुरेश, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो? भगवान का धन्यवाद करो कि हमारी अवंतिका ठीक है और उन लोगों की हवस की भेंट नहीं चढ़ी। आनंद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आनंद, मेरी एक बात मानोगे? सुरेश जी ने अपनी उखड़ती सांसों के बीच पूछा। बोल यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। आनंद जी तड़प कर बोले। मेरी बच्ची को अपनी सुरक्षा में ले लो, उसके सिर पर अपना हाथ रख दो। मैं मरने से पहले अपनी बेटी को मजबूत हाथों में देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे ना? वो लोग मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। जब मेरे जीते जी मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ कर दिया, तो मेरे मरने के बाद क्या करेंगे? सुरेश जी ने तकलीफ भरे शब्दों में कहा। दर्द से उनकी आवाज़ टूट रही थी और पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर चमकने लगी थीं। उनकी बातें सुनकर अवंतिका तड़प उठी। नहीं पापा, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यार सुरेश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्ची पहले से ही इतनी परेशान है, तुम उसे और परेशान कर रहे हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान से अच्छे की उम्मीद रखो, आनंद जी ने उन्हें डांटते हुए कहा। आनंद, तुम बस वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। सुरेश अपनी ही जिद पर अड़े हुए थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद, एक आस थी, जिसे देखकर आनंद जी एक पल के लिए ठिठक गए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अवंतिका को अभी और इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी बेटी बनाऊंगा। बस तुम हिम्मत रखो यार, ठीक हो जाओ। आनंद जी भारी शब्दों में बोलते हुए बाहर निकल गए। उनके वादा करने पर सुरेश जी के दिल को जैसे तसल्ली मिल गई और वो एकदम शांत होकर लेट गए। पापा, ये क्या कर दिया आपने? अपनी बेटी को ऐसे कैसे बेमोल कर दिया? जबरदस्ती किसी के सिर पर मुझे लाद दिया। अवंतिका ये शब्द अपने पापा से कह तो न सकी, लेकिन उनके शांत चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में सोच कर रह गई। लगभग आधे घंटे के बाद आनंद जी दोबारा इमरजेंसी रूम में दाखिल हुए। उनके साथ एक खूबसूरत नौजवान था, जिसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे जबरदस्ती लाया गया है। उसके पीछे वकील साहब और साथ में कुछ गवाह भी मौजूद थे। सुरेश, ये मेरा बेटा सूर्यांश है, तुम तो इसे जानते ही हो, मेरा इकलौता बेटा। आनंद जी ने उसका परिचय करवाते हुए कहा। जानता हूँ यार, सुरेश ने तकलीफ भरे शब्दों में कहा। मैंने सूर्यांश से बात कर ली है, अवंतिका से शादी को लेकर इसे कोई ऐतराज नहीं है, आनंद जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दरअसल उन्होंने सूर्यांश को इमरजेंसी का कहकर अस्पताल बुलवाया था। वहां पहुंचकर जब उसने सच्चाई जानी तो वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन आनंद जी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और मजबूरी में शादी के लिए हाँ करना पड़ी। वो कभी भी अपने पिता की बात नहीं टालता था, इसीलिए ये बात भी माननी पड़ी। मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा बेटे, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरी बच्ची को अपनाने का जो फैसला किया है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुरेश जी ने नम आंखों से सूर्यांश को देखते हुए कहा। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये तो उनकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी। सूर्यांश दांत भींच कर बोला। उसका अंदाज आनंद जी अच्छी तरह समझ रहे थे। कुछ ही देर में दोनों की
शादी करवा दी गई। अवंतिका अब भी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी, चेहरे पर चादर का घूंघट पड़ा हुआ था। सूर्यांश ने उसे एक नज़र भी देखना जरूरी नहीं समझा। उसने सिर्फ वकील द्वारा लाए गए कागजों पर दस्तखत कर दिए और अपनी इच्छा के विरुद्ध हाँ की मोहर लगा दी। ये उसके पिता के सामने उसका खामोश विरोध था। अब बस तुम ठीक हो जाओ यार, फिर हम धूमधाम से बच्चों की विदाई करेंगे। एक बड़ा सा फंक्शन रखेंगे किसी अच्छे से होटल में, सबको बुलाएंगे और खुशी खुशी बताएंगे कि हमने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं। आनंद जी ने हमने अपने बच्चों की शादी कर दी। आनंद जी ने सुरेश जी का हाथ थामकर मोहब्बत भरे शब्दों में कहा, मगर सुरेश जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बेचैन होकर उन्होंने उन्हें हिलाया। सुरेश, सुरेश कुछ तो बोलो यार। आनंद जी बेकरारी से उन्हें हिलाते हुए बोले। सूर्यांश बेटा, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ, तुम्हारे अंकल को पता नहीं क्या हो गया। आनंद जी घबराकर लगभग चीख पड़े। जी पापा, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। सूर्यांश उनकी हालत देखकर तुरंत बाहर भागा और कुछ देर के बाद डॉक्टर को साथ लेकर वापस आया। डॉक्टर ने सुरेश जी का अच्छे से चेकअप किया और उन तीनों को बाहर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी बाहर आ गए। डॉक्टर साहब, हमारा पेशेंट ठीक तो है ना? आनंद जी ने बेकरारी से पूछा। डॉक्टर ने उनके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा और धीमे से स्वर में कहा, सॉरी, ही इज़ नो मोर। हम उन्हें बचा नहीं सके। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, आप तो कह रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। अवंतिका एकदम तड़प कर बोली। वो अभी तक इस अचानक हुई शादी के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी और इस खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। सब्र करो मेरी बच्ची, भगवान की मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। आनंद जी खुद भी दोस्त को खोने के गम में टूट रहे थे, लेकिन अवंतिका को सीने से लगाकर उसे संभालने लगे। सूर्यांश, तुम अवंतिका को अपने साथ ले जाओ, मैं सुरेश की बॉडी रिसीव करके घर लेकर आता हूँ। आनंद जी ने अपनी भीगी आंखें पोंछते हुए कहा। सूर्यांश ने उलझन और गुस्से से उस लड़की की ओर देखा जिसका आधा चेहरा अब भी चादर से ढका हुआ था। उसकी सिसकियां उसे बेहद परेशान कर रही थीं। चलो, वो उसके करीब आकर ठंडे और उकताए हुए स्वर में बोला। नहीं, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अवंतिका लगातार रोते हुए बोली। उसके इनकार पर सूर्यांश ने झुंझलाकर चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अवंतिका बेटा, जाओ सूर्यांश के साथ, मैं तुम्हारे पापा को लेकर आ रहा हूँ। आनंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए समझाया। अवंतिका ने सीधे धीरे से सर हिला दिया। सूर्यांश, बच्ची को ले जाओ और इसका ख्याल रखना, समझ रहे हो ना मेरी बात? आनंद जी ने सख्ती से कहा। जी पापा, समझ रहा हूँ, अब भेजिए भी इसे। सूर्यांश ने अपने चेहरे की झुंझलाहट छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। सूर्यांश, ये क्या तरीका है? आनंद जी ने उसे गुस्से से घूरा तो वो चुपचाप वहां से निकल गया। जाओ बेटा, आनंद जी ने अवंतिका को सीने से लगाकर प्यार से कहा। अवंतिका सिर झुकाए सूर्यांश के पीछे पीछे चल दी। बाहर आकर उसने देखा कि सूर्यांश पहले से ही गाड़ी में बैठा था। वो चुपचाप गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठने ही लगी थी कि उसके कानों में सूर्यांश की ठंडी आवाज़ गूंजी। मैडम, आगे आकर बैठो, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठ रही हो। उसके ठंडे शब्दों पर अवंतिका की भीगी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे, मगर फिर कुछ भी बोले बिना वो खामोशी से आगे की ओर सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही सूर्यांश ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। बस करो यार, कब से रोए जा रही हो? अगर चुप नहीं हुई तो अभी यहीं उतार दूंगा तुम्हें। रात के अंधेरे में तुम्हें जानवर उठाकर ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झुंझलाकर बोला। अवंतिका हिचकियों के साथ साथ दबी दबी सिसकियों में भी रो रही थी, जिससे सूर्यांश का दिमाग बुरी तरह चकरा चुका था। एक तो उसे इस अनचाहे रिश्ते पर गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसका लंबा सा घूंघट और लगातार रोना। वो उस पल को कोस रहा था जब अपने पिता के एक फ़ोन पर अस्पताल चला आया। कुछ ही दिनों में उसकी पुलिस ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और अब ये नई मुसीबत उसके सिर पर आकर गिर पड़ी थी। डांटने के बाद अवंतिका के रोने में कमी नहीं आई, बल्कि उसकी हिचकियां और भी तेज हो गईं। उसकी हिचकियां और सिसकियां सुनकर सूर्यांश ने एक झटके से गाड़ी रोक दी। गुस्से में उसकी तरफ झुकते हुए उसने उसका घूंघट हटा दिया। अवंतिका डरकर पीछे हट गई। नहीं, अब नहीं रोंगी पक्का। वो एकदम से सहम गई थी। सूर्यांश एक पल को ठिठक गया। रोने की वजह से उसका गोरा चेहरा गुलाबी पड़ गया था। घुमावदार भीगी पलकें, बड़ी बड़ी कांच सी चमकती आंखों में ठहरे आंसू। उसकी मासूमियत ने सूर्यांश को पल भर के लिए थाम लिया। वो कुछ क्षण उसकी खूबसूरती में खोसा गया, मगर तुरंत ही खुद को संभाल लिया। अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा।
उसने अपने शब्दों को सख्त बनाते हुए कहा। जी ठीक है। अवंतिका ने तुरंत सिर हिला दिया। उसकी उस मासूम हरकत पर सूर्यांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खुद भी अपनी इस प्रतिक्रिया पर हैरान था, मगर सिर झटककर सारा ध्यान सड़क पर जमा लिया। सुरेश जी के अंतिम संस्कार के बाद आनंद जी लॉन में उदास बैठे थे। अवंतिका को उसकी खराब तबीयत की वजह से सूर्यांश के कमरे में भेज दिया गया था। तभी चौकीदार ने आकर खबर दी, साहब आपसे कोई मिलने आया है। आनंद जी ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे अंदर भेजने की इजाजत दे दी। वो अभी अभी वहीं बैठे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आई। हेलो मिस्टर आनंद, कैसे हैं आप? आने वाले को देखकर आनंद जी झटके से खड़े हो गए। कुछ देर पहले जो उनके चेहरे पर उदासी थी, अब वो सख्ती में बदल चुकी थी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आनंद जी दहाड़ते हुए बोले। उनकी तेज आवाज़ सुनकर सूर्यांश भी वहां आ चुका था और हालात को समझने की कोशिश करने लगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। मैं तो बस अपनी भतीजी को लेने आया हूँ, कमलेश जी ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। किस भतीजी की बात कर रहे हो तुम? वही जिसे तुम लोगों ने रुस्वा किया और उसके बाप को मौत के मुंह में धकेल दिया। बहुत अच्छी रिश्तेदारी निभाई है तुमने। आनंद जी गुस्से से फट पड़े। प्यारे दोस्त की मौत ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। देखो आनंद, मैं मानता हूँ मेरे साले और मेरी पत्नी की गलती है, मगर जो हो गया उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ और न तुम। मैं अवंतिका को अपने घर ले जाना चाहता हूँ और अपने साले से उसकी शादी करके उसकी छीनी हुई इज्जत उसे वापस देना चाहता हूँ, कमलेश ने संभलते हुए कहा। ना तो अवंतिका यहाँ से कहीं जाएगी और ना ही उसकी अब तुम्हारे साले से शादी हो सकती है, आनंद जी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मेरी भतीजी को ऐसे जबरदस्ती अपने घर नहीं रख सकते। और क्यों नहीं हो सकती उसकी मेरे साले से शादी? कमलेश ने माथे पर बल डालते हुए कहा। तभी सूर्यांश सीने पर बाहें बांधे आगे बढ़ा और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, क्योंकि वो मेरी बीबी है, इस घर की इकलौती बहू। क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? कमलेश ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकता? अंकल ने खुद गवाहों और वकील की मौजूदगी में हमारी शादी करवाई है। मेरे पास सबूत भी हैं, चाहे तो दिखा दूं, सूर्यांश ने तंज भरे लहजे में कहा। देख लूंगा तुम दोनों बाप बेटों को, कमलेश उंगली दिखाते हुए बोला। उसके साले ने गुस्से से कहा। जीजू आप इजाजत दो, मैं अभी अवंतिका को यहाँ से लेकर जाता हूँ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सूर्यांश ने उसे घूरते हुए कहा। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं और तुमसे झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं। और आखिरी बात ध्यान से सुन लो, अब वो अवंतिका शर्मा नहीं बल्कि एसपी सूर्यांश मेहरा की पत्नी अवंतिका सूर्यांश मेहरा है। मेरी बीबी को हाथ लगाना तो दूर, उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना, समझे? आइंदा इस घर में कदम रखने या अवंतिका के करीब फटकने के बारे में सोचना भी मत। उसे ले जाना तो दूर की बात है, समझ आई? अब निकलो तुम अपने साले को लेकर यहाँ से, वरना धक्के दिलवाकर निकलवाऊंगा। सूर्यांश कमलेश और उसके साले पर बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला। तुम गेट आउट। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सूर्यांश ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए दहाड़ कर कहा। अच्छा नहीं कर रहे आप, वो उंगली उठाकर कहते हुए गुस्से से वहां से चले गए। सूर्यांश मेरे शेर बेटे, आज तुमने अपने पापा का सीना और भी चौड़ा कर दिया है। आनंद जी ने गर्व से बेटे को गले लगाते हुए उसकी पीठ थपथपाई। पापा, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी अच्छे से आती है, आपका सर कभी नहीं झुकेगा, निश्चिंत रहें, सूर्यांश ने संजीदगी से कहा। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, आनंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सूर्यांश मुस्कुराता हुआ अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। अवंतिका के पापा को गए पूरे 8 दिन हो चुके थे और इन 8 दिनों में अवंतिका खुद को काफ़ी हद तक संभाल भी चुकी थी। उसका सूर्यांश से आमना सामना नहीं हुआ था क्योंकि वो खुद ही कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आनंद जी अब चाहते थे कि अब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो और दोनों नॉर्मल रूटीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगें। यही सोचते हुए रात के खाने पर आनंद जी ने सूर्यांश से बात की थी। बहुत दिन हो गए हैं सूर्यांश, मैं देख रहा हूँ तुम स्टडी रूम में सो रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम आज से अपने कमरे में रहना शुरू कर दो। जी पापा, जैसा आपको सही लगे। सूर्यांश को कोई एतराज़ नहीं था। उसका मन अब खुद ब खुद अवंतिका की ओर झुकने लगा था। न चाहते हुए भी उसके ख्यालों में अवंतिका का चेहरा उभर कर आ जाता। और फिर खाने के बाद जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही अवंतिका बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसे कमरे में आते देखकर जल्दी से खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं?
आप यहाँ नहीं आ सकते। अवंतिका उसे अंदर आते देखकर घबराते हुए बोली। सूर्यांश ने हैरानी से उसे सिर से पैर तक देखा, जैसे वो कोई आठवां अजूबा हो। क्या मतलब? मैं यहीं आऊँगा और कहाँ जाऊँगा? और तुम मुझे मेरे ही कमरे में आने से रोक नहीं सकती? सूर्यांश ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, आप इस कमरे में नहीं आ सकते बस। अवंतिका जल्दी से आगे आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली। सूर्यांश हैरानी से उसे भीगी बिल्ली से शेरनी बनते देख रहा था। उसके इस अंदाज पर वो एकदम से मुस्कुरा उठा। और मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? उसने एक भौं उठाकर दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछा। बस, आप इस कमरे में नहीं रह सकते क्योंकि ये कमरा अंकल ने मुझे दिया है। अवंतिका को कुछ और समझ नहीं आया तो वो यही दलील देते हुए बोली। अगर मैडम को याद हो तो उन्हीं अंकल ने हमारी शादी करवाई है और मैडम को हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाम कर दिया है। और जहाँ तक मुझे पता है, पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं। सूर्यांश ने उसकी दी हुई दलील एक ही बार में रद्द कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मुझ पर आकर रौब जमाएं। अवंतिका ने उसके जज्बातों से बोलती आंखों से घबराते हुए कहा। मैं रौब दिखा रहा हूँ? सूर्यांश ने हैरानी से अपनी तरफ उंगली करते हुए कहा। फिर अपने सामने जमी खड़ी, दीवार बनकर खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा। उसकी आंखों में छिपे हैरत का मतलब समझते हुए अवंतिका एकदम से नजरें चुरा गई। देखो, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सुबह निकलना भी है, कहकर सूर्यांश और बहस में पड़ने की बजाय अलमारी की तरफ बढ़ गया। अवंतिका ने उसे घूर कर देखा और मुंह फुलाकर सोफे पर जाकर बैठ गई। सूर्यांश ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए पलटकर एक नज़र अवंतिका को देखा। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर उसे हंसी आई, मगर उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। नहाकर जब वो वापस कमरे में आया तो अवंतिका को वैसे ही बैठे हुए पाया। वो चुपचाप गीले बालों में कंघी करता हुआ बेड पर जाकर लेट गया। कुछ देर तक वो अवंतिका के बेड पर आने और लाइट बंद करने का इंतजार करता रहा। जब अवंतिका अपनी जगह से नहीं उठी तो सूर्यांश झटके से उठकर उसकी ओर बढ़ा। अवंतिका ने सहमकर उसे अपनी ओर आते हुए देखा। उठो और बेड पर चलो, ये सब ड्रामा फिल्मों और कहानियों में ही अच्छा लगता है। सूर्यांश ने माथे पर बल डालते हुए कहा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, अवंतिका घबराते हुए बोली। सूर्यांश कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर अवंतिका एकदम से हक्का बक्का रह गई। उसने बौखलाकर उसके चेहरे की ओर देखा। छोड़िए मुझे, वो विरोध करते हुए बोली, जब वो उसे बेड की तरफ लेकर जा रहा था। सूर्यांश ने बिना कुछ कहे उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। तुम्हारी जगह यहाँ है और अगर तुम यहाँ से हिली भी तो मुझे मेरा हक लेने से रोक नहीं पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोफे पर लेटकर सुरक्षित रहोगी? मत भूलो, कमरा एक ही है और अंदर से लॉक है। मैं जब चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, फिर चाहे वो सोफा हो या बेड। इसलिए खुद को सुरक्षित समझने की गलती मत पालो। चुपचाप यहीं बेड पर लेटो। सूर्यांश उसके करीब झुकते गंभीर स्वर में बोला। आप ऐसा नहीं कर सकते। अवंतिका उसकी बात सुनकर सहम गई। क्यों नहीं कर सकता? पत्नी हो मेरी, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे वजूद पर अब मेरा हक है। वो उसके थोड़ा सा और करीब होते हुए बोला। वो इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें अवंतिका के चेहरे को छू रही थीं। ताज़ा बॉडी वॉश की खुशबू से उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। प्लीज़ थोड़ा दूर हटकर बात कीजिए। अवंतिका उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए घबरा कर बोली। ओके, हो जाता हूँ पीछे, मगर अगर तुम यहाँ से हिली तो अच्छा नहीं होगा। आखिरी बात, इस रिश्ते और इसकी हकीकत को जितनी जल्दी हो सके कबूल कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। वो अर्थपूर्ण शब्दों में कहकर अपनी जगह जाकर लेट गया, मगर अवंतिका उसकी बातें सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी। लाइट बंद कर दो और बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, कोई लुटेरा नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सूर्यांश ने उसकी घबराहट पर हल्का सा तंज करते हुए कहा और दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आखिरी बात ने अवंतिका को काफ़ी शर्मिंदा कर दिया था। अवंतिका, लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। सूर्यांश ने उसे इसी तरह बैठे देखकर फिर कहा। अवंतिका ने जल्दी से लाइट बंद की और सूर्यांश के इरादों के बारे में सोचकर झुरझुरी लेते हुए अपनी जगह पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन जब सूर्यांश उठा तो अवंतिका कमरे में नहीं थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी। घड़ी में समय देखकर वो जल्दी से फ्रेश होने चला गया और जब फ्रेश होकर वो नीचे उतर कर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। अवंतिका नाश्ते की टेबल पर आनंद जी के साथ बैठी बातें करते हुए नाश्ता कर रही थी। गुड मॉर्निंग। आनंद जी ने उसे आते देखा। सूर्यांश कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज देर से उठे,
सब खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आनंद जी ने चिंता से पूछा। जी पापा, बस थोड़ी थकान थी, इसलिए आंख देर से खुली, उसने जवाब दिया। अब वो बेचारा क्या बताता कि उनकी बहू रानी ने रात देर तक उसे सोने नहीं दिया था। आपका नाश्ता, अवंतिका ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। सूर्यांश उसकी आवाज पर चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ रख दो, उसने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। वो अपने दिल के बदलते हालात पर खुद हैरान था। जो लड़की जात से दूर भागता था, वही अब एक नाजुक सी लड़की उसके पत्थर दिल में धीरे धीरे जगह बनाती जा रही थी। सच कहते हैं, शादी के पवित्र रिश्ते में बहुत ताकत होती है। सूर्यांश, तुम्हारी तो अभी ट्रेनिंग शुरू होनी है, मगर तुमने उस दिन कमलेश और उसके साले सूरज के सामने खुद को एसपी क्यों बताया? आनंद जी ने गंभीर स्वर में पूछा। तो पापा क्या हुआ? एसपी ही तो बनना है मुझे, सूर्यांश ने नाश्ते में मगन होकर जवाब दिया। बनना है? बने तो नहीं हो बेटा। अगर उसे किसी ने बता दिया और कमलेश ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो? अगर उसे पता चल गया कि तुम अभी एसपी नहीं बने हो, तो वो हमें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल देर नहीं करेगा, आनंद जी ने फिक्रमंदी से समझाया। पापा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो जैसा डरपोक इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकता है और कुछ नहीं। आप बेफिक्र रहें, सब अच्छा होगा, सूर्यांश ने बेपरवाही से कहा। उधर अवंतिका सहमी हुई नजरों से कभी सूर्यांश को देखती तो कभी आनंद जी को। कमलेश और सूरज का नाम सुनकर ही वो डर से सिहर गई थी। वो अपने उन बेनाम के रिश्तों से बहुत डरी रहती थी। तुम तैयारी कर लो और मेरी भी पैकिंग कर देना, हम 1 घंटे में निकलेंगे। अभी मुझे कुछ काम है, वो करके आता हूँ। सूर्यांश ने नाश्ता खत्म करके अवंतिका से बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहती, अवंतिका एकदम से घबराकर बोली। रिलैक्स बेटा, सूर्यांश तुम्हें कमलेश के घर जाने को नहीं कह रहा, वो तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जा रहा है, वहाँ उसकी ट्रेनिंग है, आनंद जी ने उसे प्यार से समझाया। मगर मुझे इनके साथ भी नहीं जाना अंकल, मुझे यहीं आपके पास रहना है। अवंतिका की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। सूर्यांश ने आंखें छोटी करके साफत की पुड़िया को देखा, जो रात को उसे कमरे में घुसने नहीं दे रही थी और अब आनंद जी के सामने कितनी मासूम बन रही थी। क्यों बेटा, तुम्हें सूर्यांश के साथ क्यों नहीं जाना? उसने तुमसे कुछ कहा है? आनंद जी ने सूर्यांश को घूरते हुए अवंतिका से पूछा। ये मुझे डांटते हैं अंकल, अवंतिका ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। सूर्यांश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आनंद जी ने उसे तीखी नजरों से देखा। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपकी इस लाडली को संभालने के लिए थोड़ी सख्ती तो करनी ही पड़ेगी, सूर्यांश ने सफाई देते हुए कहा। और ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं, सूर्यांश ने पिता की निगाहों का असर लिए बिना कहा। देख रहे हैं अंकल, ये आपके सामने ही मेरे साथ इस तरह रूखे और गुस्से भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। वहां जाकर पता नहीं क्या करेंगे। अगर इन्होंने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे किसी खाई में धक्का दे दिया तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि अवंतिका कहाँ है। अवंतिका ने सूर्यांश को पूरी तरह जालिम साबित करते हुए अपनी मौत का मंजर भी खींच डाला था। ये सुनकर दोनों बाप बेटे सिहर गए। नहीं बेटा, सूर्यांश ऐसा नहीं है, और फिर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे और जान सकोगे। अब तुम्हारा असली रिश्ता यही है, यही तुम्हारा पति है, आनंद जी ने नरमी से उसे समझाया। सूर्यांश खामोशी से उसका सारा नाटक देख रहा था, जो वो उसके साथ न जाने के लिए रच रही थी। पापा, इसे अच्छे से समझा दीजिए और मेरे आने तक ये तैयार रहे, वरना फिर मैं अपने तरीके से तैयार करूंगा, सूर्यांश अवंतिका को घूरते हुए बोला। सूर्यांश, तुम भी जरा नरमी से बात करो, खबरदार अगर मेरी बेटी को तंग किया तो तुम्हारे इस बड़े कद का भी लिहाज नहीं करूंगा। आनंद जी ने उसकी अच्छी खासी क्लास लगा दी। ये सुनकर सूर्यांश ने सिर झटका और वहां से निकल गया, मगर जाते जाते अवंतिका पर एक तेज नजर डालना नहीं भूला था। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वो और भी खींच गया और पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। दिल ही दिल में बड़बड़ाता हुआ वो घर से निकला था। उधर अवंतिका भी आनंद जी के समझाने पर तैयारी करने चली गई। 1 घंटे के बाद जब सूर्यांश वापस आया तो अवंतिका अपनी तैयारी के साथ साथ उसकी पैकिंग भी कर चुकी थी। सूर्यांश आते ही तैयार हुआ और फिर दोनों आनंद जी से मिलकर अपने सफर पर निकल गए। बहुत ही दोगली इंसान हो तुम, सूर्यांश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने आपसे कौन सा दोगलापन कर दिया? अवंतिका, जो शीशे के बाहर भागते दृश्यों को देख रही थी, उसकी आवाज पर एकदम चौंक कर बोली। पहले दिन वाली झिझक अब एकदम से गायब हो चुकी थी। पापा के सामने कैसी मासूम बन रही थी। ये मुझे डांटते हैं, सूर्यांश ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। हाँ तो क्या झूठ कहा था?
जब देखो तंग ही करते रहते हैं। अवंतिका ने बुरा मानते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी तो मैंने कोई तंग नहीं किया, बल्कि मैं तो तुम पर नरमी दिखा रहा था और तुम्हें छोड़ दिया था। तंग करना किसे कहते हैं जानती भी हो? वो शरारती अंदाज में बोला। अवंतिका उसकी बातों का मतलब समझकर और उसकी आंखों में चमकते भाव देखकर नजरें चुरा गई। उसके यूं नजरें चुराने पर सूर्यांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। रोकें रोकें, गाड़ी रोकें। कुछ देर की खामोशी के बाद गाड़ी में फिर से अवंतिका की आवाज गूंजी। क्या हुआ? सूर्यांश ने उसके ऐसे चिल्लाने पर झटके से गाड़ी एक तरफ रोकते हुए पूछा। वो मुझे गोलगप्पे खाने हैं, अवंतिका ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। सूर्यांश ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और दांत भींचते हुए बोला, तुम लड़की मुझे पागल कर दोगी, क्या चीज हो तुम? अगर आपने मुझे ऐसे डांटा या मेरी बात नहीं मानी तो मैं अंकल को बता दूंगी। अवंतिका ने उंगली उठाकर उसे चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा। अरे, मैं तो आपकी धमकी से डर गया मैडम, सूर्यांश ने डरने की भरपूर एक्टिंग करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। इससे पहले कि अवंतिका कुछ और कहती, सूर्यांश के इशारे पर वो चुप हो गई, क्योंकि उसकी नजरें तेजी से पीछे आती गाड़ी का जायजा ले रही थीं। सूर्यांश को पहले भी 2-3 बार महसूस हो चुका था कि वो गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है। उसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सूर्यांश, प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, अवंतिका ने फिर से चिल्लाकर कहा। अवंतिका प्लीज कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, सूर्यांश ने सख्ती से कहा। आप बहुत बुरे हैं, हे भगवान जी, पापा और अंकल ने मुझे कितने कंजूस इंसान के साथ बांध दिया है जो एक प्लेट गोलगप्पे तक नहीं खिला सकता, अवंतिका ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। अभी वो कुछ और बोलती कि अचानक गोली लगने से उसकी साइड का शीशा चकनाचूर होकर सड़क पर बिखर गया। शीशा टूटते ही अवंतिका अपनी जगह से एकदम से उछल पड़ी थी और डर के मारे दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कैसे लगे गोलगप्पे मैडम? सूर्यांश ने उसके डरने पर मजाकिया अंदाज में कहा। आपको इस हालत में भी मजाक सूझ रहा है? अवंतिका ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसी फिल्मी सिचुएशन में मजा आता है, सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पहली बार तो ऐसा मौका आया है कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई लगा है। उफ, मेरे दिल की तो मुराद पूरी हो गई। सूर्यांश ने बेहद महारत से गाड़ी को एक मोहल्ले की गलियों में घुमाते हुए मजे से कहा। मगर सच तो ये था कि उसे अपने से ज्यादा अवंतिका की फिक्र थी, जिसकी हिफाजत का वादा वो खुद से कर चुका था। आपका दिमाग तो नहीं चल गया? ऐसे सिचुएशन में आखिर मजा कौन लेता है? अवंतिका ने अपना डर भुलाकर हैरानी से उसे देखते हुए कहा। सूर्यांश मुस्कुराया। वो अपने अंदाज से अवंतिका का ध्यान डर से हटाने में कामयाब हो गया था। मैं तो ऐसा ही हूँ, अब तुम सोच लो कि तुम्हें मेरे साथ गुजारा करना है या नहीं, उसने गाड़ी दोबारा मेन रोड पर लाते हुए कहा। अब कर भी क्या सकती हूँ, गुजारा तो करना ही पड़ेगा, बदकिस्मती से, अवंतिका ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे वो लोग कहाँ गए थे? अरे वो लोग कहाँ गए और कौन थे? हमारे पीछे क्यों आए थे? अवंतिका को फिर से वो हमलावर याद आ गए। सूर्यांश हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, गोलगप्पे वाले थे, गोलगप्पे देने आए थे मेरी स्वीट सी मैडम को। अवंतिका ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। सीधे सीधे बताना नहीं चाहते? साफ जवाब देने से आपकी शान में कमी आ जाएगी क्या? वो बड़बड़ाते हुए बाहर देखने लगी। बाकी का रास्ता खामोशी में गुजरा। जैसे तैसे सूर्यांश उन हमलावरों को चकमा देने में कामयाब हो गया था, मगर उसके दिल में चिंता अभी भी थी। वो जानता था कि ये सूरज का ही काम है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि सूरज इस हद तक जाकर हमला करवा देगा। सूर्यांश खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार कर चुका था। सूरज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही वो लोग अपने फ्लैट पर पहुंचे, दोनों काफी थक चुके थे। वहां मौजूद इकलौते नौकर राजन चाचा उनके इंतजार में खड़े थे। खाना लगा दूं छोटे साहब? राजन चाचा ने उनका सामान कमरे में रखवाने के बाद पानी देते हुए पूछा। जी चाचा, लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है, सूर्यांश थकान से सोफे पर लेटते हुए बोला। जी अच्छा, राजन चाचा कहते हुए किचन में चले गए। ये भी यहीं रहते हैं? अवंतिका ने उनके जाते हुए पूछा। हाँ, किचन के साथ वाला कमरा उन्हीं का है, सूर्यांश ने लेटे लेटे जवाब दिया। तो अब भी वो यहीं रहेंगे? अवंतिका ने फिर उलझन में सवाल किया। सूर्यांश उसके सवाल पर उठकर बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा। कोई प्रॉब्लम है? ऐसे सवाल क्यों कर रही हो, उसने गंभीरता से पूछा। सूर्यांश, आप अपनी ट्रेनिंग पर होंगे और मैं घर पर सारा दिन अकेली, ऐसे में उनका यहाँ पर होना। अवंतिका बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगी। फिक्र मत करो, राजन चाचा बहुत पुराने और वफादार नौकर हैं, हमारे यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं, काफ़ी भरोसेमंद इंसान हैं। उनके होते
मैं भी सुकून से ट्रेनिंग कर सकूंगा। तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, ओके? सूर्यांश ने उसे समझाते हुए कहा। ओके, पर अगर मुझे कभी आपसे इमरजेंसी में बात करनी पड़ी तो मैं कैसे करूंगी? अवंतिका की उलझन अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। इस बात की भी चिंता मत करो, सुबह तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। सूर्यांश फिर से आराम से लेटते हुए बोला। कुछ देर के बाद राजन चाचा ने खाना लगने की खबर दी तो दोनों उठकर डाइनिंग टेबल पर चले आए। अगले ही दिन सूर्यांश अवंतिका के लिए एक मोबाइल ले आया और उसमें अपना और आनंद जी का नंबर सेव कर दिया। उसने उसे अच्छे से समझा दिया था कि जब तक सूरज नाम का खतरा उनके सिर पर मंडराता रहेगा, वो लापरवाह नहीं हो सकता। उसने राजन चाचा को भी अलर्ट कर दिया था कि फ्लैट पर कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना है और किसी को अंदर नहीं आने देना। वो अवंतिका को कमलेश या सूरज का जिक्र करके डराना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप उसकी सुरक्षा में लगा था। सूर्यांश सुबह ट्रेनिंग पर जाता और शाम को लौटता था, मगर इसके बावजूद वो अवंतिका का पूरा पूरा ध्यान भी रखता था। आज भी वो जल्दी ही घर वापस लौट आया था, क्योंकि उसने अवंतिका को घुमाने ले जाना था। उसने उससे वादा जो किया था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सूर्यांश ने उसे वैसे ही लॉन्च में बैठा पाया तो पूछा। क्यों? तैयार होकर कौन सा कानून पास करने जाना है? अवंतिका ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। अरे कहा तो था तुम्हें कि घुमाने लेकर जाऊंगा। सूर्यांश ने उसके चिड़चिड़े अंदाज को नजरअंदाज करते हुए उसके पास बैठते हुए कहा। आपने ये नहीं कहा था कि आज ही लेकर जाएंगे? अवंतिका ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। ओके बाबा, अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। सूर्यांश ने हाथ खड़े करते हुए जैसे हार मान ली। वो इस वक्त तो अवंतिका से उलझकर अपना मूड और प्लान खराब नहीं करना चाहता था। ओके, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अवंतिका मुंह बनाते हुए उठी। सूर्यांश ने उसके एक्सप्रेशन देखकर सिर झटका और टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगा। जहां कुछ देर पहले अवंतिका कोई मूवी देख रही थी, अब वहां न्यूज चैनल चल रहा था। चैनल बदलते हुए वो उसके तैयार होने का इंतजार करता रहा। तभी उसके सीनियर की कॉल आई, जिन्होंने इमरजेंसी में उसे तुरंत आने को कहा था। अवंतिका भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। सूर्यांश को कॉल पर बात करते देखकर वो खामोशी से उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या हुआ? कौन था कॉल पर? अवंतिका ने उसके चेहरे पर छाई खामोशी देखते हुए पूछा। ट्रेनिंग कैंप से कॉल थी, सीनियर बुला रहे हैं, मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। सूर्यांश ने गंभीरता से जवाब दिया। बहुत अच्छे, मुझे तैयार करवाकर अब खुद जा रहे हो? अवंतिका ने मुंह फुलाते हुए कहा। यार मजबूरी है, अब क्या करूं? सूर्यांश ने नरमी से कहा। जाइए जाइए, अब मुझे मत कहिएगा घूमने चलने को। अवंतिका गुस्से में खड़ी होते हुए बोली। देखो, अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, तो अब तुम इस बात पर ऐतराज़ नहीं कर सकती। सूर्यांश भी उसके सामने खड़ा होकर बोला। मैं क्यों ऐतराज़ करूंगी? बल्कि मैं तो सुकून में रहती हूँ जब आप घर पर नहीं होते। अवंतिका ने बाजू फोल्ड करते हुए तुनक कर कहा। सूर्यांश को उसके अंदाज और बात दोनों पर हंसी आ गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। अच्छा, तो अब मेरे जाने पर भड़क क्यों रही हो? उसने एक भौं उठाकर पूछा। मैं नहीं भड़क रही, अवंतिका झुंझलाते हुए बोली। देखो, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, बिल्कुल टमाटर जैसी लाल हो रही हो। सूर्यांश उसे और छेड़ते हुए बोला। सूर्यांश मेरा, आप मेरे हाथों मारे जाएंगे। वो गुस्से में उसकी तरफ लपकी। अरे अरे जंगली बिल्ली, तुम तो भीगी बिल्ली से जंगली बिल्ली बन गई। सूर्यांश एकदम पीछे हटते हुए बोला। सूर्यांश आप। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, टेबल से टकराकर सीधे उसके ऊपर जाकर गिरी। पल भर के लिए दोनों एकदम से खामोश हो गए थे। अगले ही पल अवंतिका ने जल्दी से उसके ऊपर से उठने की कोशिश की, मगर सूर्यांश ने उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेटकर उसे रोक लिया। अवंतिका ने उसकी आंखों में देखा, जहां जज्बातों का समंदर उफान मार रहा था। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थीं। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, अवंतिका ने उसकी पकड़ में छटपटाते हुए कहा। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, सूर्यांश ने गंभीर आवाज में कहा। सूर्यांश, अब आपको नहीं जाना? अवंतिका को कुछ और नहीं सूझा तो उसने उसे जाने की याद दिलाई। यार मेरा बस चले तो यहीं रह जाऊं तुम्हारे पास, मगर क्या करूं, मजबूरी है, सूर्यांश ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अवंतिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सूर्यांश, आप होश में तो हैं? वो उसके बदले बदले से लहजे को देखकर बोली। सूर्यांश ने मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू पाया और उसे खुद से दूर कर दिया। फिर बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से फ्लैट से निकल गया। अवंतिका काफी देर तक खामोश बैठी उसी के बारे में सोचती रही। फिर सिर झटक कर अपने कमरे में चली आई।
वो अभी कपड़े बदलने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। ये फिर से आ गए? वो बुदबुदाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। आप फिर आ कहते हुए उसने दरवाजा खोला, मगर सामने अजनबी लोगों को देखकर एकदम से घबरा गई और दरवाजा बंद करने लगी। तभी एक अजनबी ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा रोक लिया और जोर से धक्का देकर अंदर आ गया। कौन हो आप लोग? अवंतिका ने एकदम डरते हुए पूछा, मगर उन्होंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। एक आदमी ने रुमाल निकालकर उसके मुंह पर रख दिया। वो विरोध भी नहीं कर पाई और रुमाल पर लगी दवा के असर से कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। जब सूर्यांश वापस फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर एकदम से सन्न रह गया। अंदर हर चीज बिखरी हुई थी। उसने हर कमरे में जाकर देखा, मगर अवंतिका कहीं नहीं मिली। जब वो वापस लॉन्ज में आया तो उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ी। सूर्यांश ने एक पल भी बर्बाद किए बिना वो कागज उठाया और उस पर लिखी लाइन जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे के हाव भाव सख्त होते चले गए। गुस्से में उसने कागज को मुट्ठी में मरोड़कर वहीं फेंक दिया और बाहर निकल गया। उधर अवंतिका को जब होश आया तो वो अपने पापा के घर अपने ही कमरे में थी। ये देखकर वो झटके से उठ बैठी। कैसी हो डियर? सूरज ने उसे होश में आते देखकर कुटिल मुस्कान के साथ कहा। सूरज भाई, आप यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? अवंतिका ने घबराकर कहा और अनजाने में उसे भाई कह दिया। सूरज ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो, मुझे ये भाई भाई मत कहा करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अवंतिका ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। सूरज भाई, आप सूर्यांश को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और ना ही चाचा कमलेश को। वो बेड की दूसरी तरफ उतरते हुए बोली। अच्छा, मैं तो डर गया तुम्हारे सूर्यांश से। सूरज ने उपहास करते हुए कहा। आप बहुत पछताएंगे। अवंतिका ने उसे डराने की कोशिश की। बहुत वक्त बर्बाद हो गया। अब वही करूंगा जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, सूरज ने घटिया मुस्कान के साथ कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे उसने अवंतिका का हाथ पकड़ा, अवंतिका ने उसके हाथ पर जोर से दांत गड़ा दिए। सूरज दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे हटा। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि अवंतिका ने पास रखा लैंप उठाकर जोर से उसके सर पर दे मारा। चोट लगते ही सूरज लड़खड़ाकर बेड पर गिर पड़ा। मौका पाकर अवंतिका दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, सामने से आते सूर्यांश से जा टकराई, जो उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंच चुका था। अवंतिका, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ही तलाश करते हुए यहाँ तक आया हूँ, सूर्यांश ने एकदम उसे कंधों से थामते हुए कहा। शुक्र है आपको भी ख्याल आया मुझे ढूंढने का। अब जल्दी निकलो यहाँ से, अवंतिका ने घबराकर कहा। अवंतिका ने सूर्यांश का बाजू पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचा। ऐसे कैसे निकलें? पहले उस कमीने से हिसाब तो पूरा कर लूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे ही घर से उठाने की? सूर्यांश ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। हिसाब के चक्कर में आप कत्ल के केस में फंस जाएंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्द से जल्द। क्या मतलब? सूर्यांश ने हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखा। जो लड़की पहले उसके एक बार डांटने से सहम जाती थी, वही अब उसके गुस्से की परवाह नहीं कर रही थी। वो सूरज मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो मैंने अपने बचाव में उसके सिर पर जोर से लैंप मार दिया, अवंतिका ने घबराते हुए कहा। सूर्यांश ने हैरानी से कमरे के अंदर झांका। सूरज बेड पर गिरा पड़ा था और उसके सिर से बहता खून बेडशीट को लाल कर रहा था। उसने पलटकर अवंतिका को देखा, जिसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। सूर्यांश उसकी हिम्मत पर हैरान था। जो सूरज के नाम से कांप जाती थी, आज उसी का सिर फोड़ आई थी। अब क्या पुलिस का इंतजार कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से निकलते हैं प्लीज। मुझे किडनैप होने के बाद अब जेल नहीं जाना, अवंतिका ने रोहासी आवाज में कहा। मेरे होते तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा सकता, सूर्यांश ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए हिम्मत बंधाई। अगर मैं जेल गई ना तो फिर याद रखना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अवंतिका ने उसकी पकड़ से निकलते हुए उंगली दिखाकर कहा। ऐसे कैसे तुम्हें कोई जेल लेकर जाएगा? तुम फ्यूचर एसपी की पत्नी हो, सूर्यांश ने हल्की अकड़ के साथ कहा। फ्यूचर के एसपी हैं, अभी बने नहीं हैं, अवंतिका ने तुरंत जवाब दिया। बनने में वक्त ही कितना लगता है, सूर्यांश ने भी उसी अंदाज में कहा और फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। हैरानी है, सूरज के अलावा यहाँ कोई और नजर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, मगर मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, अवंतिका ने भी सतर्क होकर कहा। फिर अचानक उसे ख्याल आया, एक मिनट, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ?
उसने शक भरी नज़रों से सूर्यांश को देखा। इससे पहले वो कोई जवाब देता, दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर दाखिल हुए। अरे, ये लड़की बाहर क्या कर रही है? और तुम कौन हो? वे सीढ़ियाँ उतरते दोनों को देखकर गरजे। मैं तुम लोगों का बाप हूँ, सूर्यांश ने घूरते हुए कहा, और अवंतिका को अपने पीछे कर लिया। क्या आप पहले से शादीशुदा थे और आपके इतने जवान बच्चे हैं? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अवंतिका ने सूर्यांश का कंधा हिलाते हुए चिल्लाकर कहा। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? सूर्यांश ने झुंझलाकर कहा। आपने मुझे फिर डांट दिया, अवंतिका रोनी सूरत बनाकर बोली। तुम दोनों का तो बैंड बजाना पड़ेगा, उन गुंडों में से एक गुंडे ने बंदूक निकालते हुए दहाड़ कर कहा। खबरदार जो बीच में बोले, नजर नहीं आ रहा पति पत्नी बात कर रहे हैं? अवंतिका ने उसे घूरते हुए डांटा। अवंतिका, वो गुंडे हैं, उनके हाथ में गन है, सूर्यांश ने धीमे से उसे चेताया। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, सूर्यांश ने अपनी बेवकूफ़ पत्नी की बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर परेशान होते हुए कहा। इससे पहले कि अवंतिका कोई और बेवकूफ़ी करती, एक गुंडे ने उस पर फायर कर दिया। सूर्यांश, जिसकी नज़र पहले से ही उस पर टिकी हुई थी, उसने बड़ी महारत से खुद को और अवंतिका को गोली से बचा लिया। गोली चलने पर अवंतिका ने सहमी चिड़िया की तरह आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। अब क्यों आंखें बंद कर लीं? अब जाओ और उनसे जाकर झगड़ा करो, सूर्यांश ने उसकी बंद आंखों पर तंज कसते हुए कहा, और खुद जवाबी हमला कर दिया। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जिसकी खबर सूर्यांश पहले ही कर चुका था। पुलिस ने आते ही दोनों गुंडों को काबू में कर लिया। इंस्पेक्टर, इनका सरगना ऊपर जख्मी पड़ा है, उसे भी पकड़ लीजिए, सूर्यांश ने इंस्पेक्टर बिमल को देखते हुए सूचना दी। इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों को ऊपर भेज दिया, जो सूरज को पकड़कर नीचे लाए। सूर्यांश साहब, आप दोनों को भी हमारे साथ थाने चलना होगा और मैडम का बयान भी दर्ज करना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा, जब सूरज 2 कांस्टेबलों के सहारे नीचे आ रहा था। ठीक है, आप चलिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं, सूर्यांश ने अवंतिका का हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। तुम लोग इसे अस्पताल लेकर जाओ, इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल को आदेश दिया। जी सर, कहकर वो उसे ले गए। अवंतिका अपने पापा के घर को देखते हुए उनकी यादों में खोसी गई थी। चलो, सूर्यांश की आवाज़ पर वो चौंकी और उनके साथ बाहर की ओर बढ़ गई। तुम जानती हो मैं इतनी जल्दी तुम तक कैसे पहुंच गया? सूर्यांश ने उसकी खामोशी नोट करते हुए पूछा। नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रही थी, अवंतिका अपनी सोचों से बाहर आते हुए बोली। ये जो तुमने लॉकेट पहना है ना, इसके जरिए, सूर्यांश ने उसकी चैन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर ये चैन तो मुझे पापा ने अपने मरने से 2 दिन पहले दी थी, अवंतिका ने हैरानी से लॉकेट को हाथ में लेते हुए कहा। जानता हूँ, मगर तभी सिर्फ लॉकेट था, मुंबई आने के बाद ये लॉकेट ट्रेसर बन गया। तुम्हें याद है जब हम आ रहे थे तब हम पर अटैक हुआ था, सूर्यांश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। जी मुझे याद है, तब मैंने आपसे पूछा भी था कि ये कौन है, मगर आपने नहीं बताया, अवंतिका बोली। वो अटैक भी सूरज ने करवाया था, वो हमारे घर भी आया था तुम्हारे चाचा के साथ तुम्हें लेने, मगर मैंने उन्हें वहाँ से निकाल दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो हार मानकर चुप नहीं बैठेगा। उसने पहले हम पर हमला करवाया, मगर तब हम बच गए थे। उसी समय मैं उसे लेकर अच्छी तरह से अलर्ट हो गया था। मैं जानता था कि वो तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे इस लॉकेट में एक छोटा सा ट्रैक लगवा दिया था, जिसके जरिए मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर सका और रातों रात तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पापा के घर तक पहुंच गया। लेकिन अगर तुम सूरज को जख्मी ना करती तो शायद मैं देर से पहुंचता और बहुत कुछ गलत हो जाता। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बीबी ने अपनी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत और अमानत की भी हिफाजत की, सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर आप लेट हो जाते और आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो आप क्या करते? अवंतिका ने गंभीर चेहरे से पूछा। सूर्यांश ने उसकी ओर लाल पड़ती आंखों से देखते हुए कहा, सख्त आवाज में कहा, तब मैं उसे अपने हाथों से मार देता। उसके जुनूनी अंदाज को देखकर अवंतिका चुप हो गई। उसे लिए सूर्यांश थाने पहुंचा, जहां अवंतिका ने अपना बयान दर्ज कराया कि कैसे सूरज ने उसका किडनैप किया, उसे उसके ही पिता के घर ले गया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उसने आत्मरक्षा करते हुए उसे जख्मी कर दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, बयान रिकॉर्ड किया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सूर्यांश जानता था कि इस हादसे से अवंतिका काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, इसीलिए वो उसे लेकर मेहरा हाउस आनंद जी के पास चला आया। उधर जब आनंद जी को पूरे हादसे के बारे में बताया गया तो वो गुस्से से भड़क उठे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
अब कमलेश का साला जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बेशक अवंतिका हमें बिल्कुल सही सलामत मिल गई, मगर उसे किडनैप करके हमारी इज्जत पर हाथ डाला गया है, जिसकी उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आनंद जी ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। वो अब तक अपने दोस्त राजेश की मौत नहीं भूल पाए थे और इसके जिम्मेदार कमलेश और उसका साला सूरज ही थे। अब बात इज्जत पर आ गई थी। पापा आप बेफिक्र रहें, इतनी आसानी से तो मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला। उसने मेरी इज्जत पर बुरी नज़र डाली है, उसका हिसाब तो मैं उससे लेकर रहूँगा। मगर मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। सूर्यांश ने उन्हें बाजू से थामकर सोफे पर बिठाते हुए कहा। क्या पूछना है? जो तुम पूछना चाहते हो मैं जानता हूँ। आनंद जी ने बेटे की आंखों में छिपे सवाल को पढ़ते हुए कहा। तो फिर मुझे सच बताइए, आप कमलेश और उसके साले सूरज से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों उन्हें अंकल राजेश की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं? सूर्यांश ने उनके हाथ थामकर नरमी से पूछा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मगर वादा करो कि उसके बाद तुम अवंतिका के साथ वैसे ही रहोगे जैसे अब रह रहे हो। उसके लिए अपने दिल में कोई गलतफहमी नहीं लाओगे। आनंद जी ने गंभीर स्वर में कहा। पापा अगर वो बेकसूर है तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था अवंतिका मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। सूर्यांश ने दृढ़ शब्दों में कहा। सूरज एक बिगड़ा हुआ और अय्याश इंसान था। वो अपने घर से ज्यादा अपनी बहन के घर पर पड़ा रहता था। उसकी नज़र शुरू से ही अवंतिका पर थी। एक दिन वो अपने कुछ गलत दोस्तों को लेकर घर आया। उनमें से एक की नज़र अवंतिका पर पड़ गई और उसने सूरज के सामने उसका सौदा करने की घिनौनी बात कही। सूरज ने लालच में आकर उसे स्वीकार कर लिया। पैसों के लालच में कमलेश की पत्नी ने भी अपने भाई का साथ दिया। उसने बहाने से अवंतिका को अपने घर पर बुलाया और उसे उसके दोस्त के हवाले करने की कोशिश की, मगर उनका ये घटिया प्लान सफल न हो सका, क्योंकि राजेश समय रहते वहां पहुंच गए और अपनी बेटी की इज्जत बचा ली। अपने ही रिश्तेदारों के इस विश्वासघात को राजेश सह नहीं सके, सबसे बढ़कर अपने ही भाई के धोखे को, क्योंकि जब राजेश ने अपने भाई कमलेश को ये सब बताया तो वो उल्टा उन्हीं पर चढ़ दौड़े और अपने साले और पत्नी का बचाव करने लगे। राजेश के लिए सदमा बहुत बड़ा था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जाते जाते अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप गई। आनंद जी ने सारी हकीकत बताते हुए आखिर में गहरे अफसोस से कहा। पापा इस समय अवंतिका या अंकल का कोई कसूर नहीं था। फिर आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? सूर्यांश ने सवाल किया। बेटा मुझे लगा कहीं तुम अवंतिका को गलत न समझ लो, बस इसी डर से तुम्हें नहीं बताया। आनंद जी ने भारी सांस लेते हुए कहा। पापा मैंने अवंतिका से शादी आपके कहने पर की थी, मगर उसे पत्नी मैंने दिल से कबूल कर लिया है। ये सच है कि पहले मैं शादी के हक में नहीं था। जब मैंने शादी के बाद पहली बार अवंतिका को देखा तब मुझे आप पर बहुत प्यार आया कि आपने इतनी प्यारी और मासूम जीवन साथी मेरे लिए चुनी। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि अवंतिका वही लड़की है जिससे मैं पहली बार मॉल में मिलते ही मोहब्बत कर बैठा था। वो मेरे दिल में एक खास जगह बना चुकी थी, मगर फिर उसे ढूंढने के बाद भी वो मुझे दोबारा नहीं मिली। इसीलिए मैंने आपसे उसका जिक्र नहीं किया। जब आपने राजेश अंकल की बेटी से शादी करने को कहा तो मैं राजी नहीं हो रहा था, मगर आपकी बात टाल भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में हाँ कहा। लेकिन जब मैंने उसका घूंघट उठाया तब जाना कि भगवान ने मेरी मोहब्बत को इस तरह मुझसे मिलाना लिखा था। सूर्यांश मुस्कुराते हुए बोला। आनंद जी ने उसे सीने से लगा लिया। उधर अवंतिका सिरदर्द के कारण चाय बनाने किचन में आई थी, मगर दरवाजे पर खड़ी वो सारी बातें सुन चुकी थी। सूर्यांश के इजहार मोहब्बत पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो जल्दी से अंदर चली गई। आनंद जी ने उसे जाते देख लिया था और मुस्कुराकर सूर्यांश को इशारा किया। सूर्यांश समझ गया और किचन की ओर बढ़ गया। आनंद जी ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा। राजेश मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हारी बेटी को एक बेहतरीन हमसफ़र के हवाले कर दिया। मुझे यकीन है आज तुम सुकून में होगे। फिर उन्होंने अपनी नम आंखें पोंछ लीं। चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, सूर्यांश ने किचन में आते हुए कहा। कहाँ जाना है? अवंतिका ने नजरें चुराते हुए पूछा। चलो तो सही। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर ले आया, जहाँ एक टेबल पर केक सजा था और खूबसूरत लाइटिंग व फूलों से सजावट की गई थी। ये देखकर अवंतिका हैरान रह गई। आई लव यू। क्या तुम अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियाँ और दुख मेरे साथ शेयर करना चाहोगी? सूर्यांश ने घुटनों के बल बैठकर एक खूबसूरत अंगूठी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अवंतिका ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, जिस पर सूर्यांश हंस पड़ा। उसे इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी।
तुम जानती हो तुम मेरी वो अनमोल मोहब्बत हो जिसे भगवान ने किसी उपहार की तरह मुझे सौंप दिया है। सूर्यांश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, आप भी मेरी जिंदगी में भगवान की तरफ से भेजा गया एक अनमोल तोहफा है। अवंतिका ने उसके सीने से लगकर आंखें बंद करते हुए अपने दिल की बात कह दी। सूर्यांश की आंखों में चमक और बढ़ गई। मुझे इस बात की शिद्दत से वो उसे अपनी शिद्दत में भरता हुआ बेतहाशा उसकी नरम गर्दन पर झुकता उसे छूने लगा, जबकि उसके जुनून पर अवंतिका एकदम से घबराई थी और उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। पागल हो गया सूर्यांश, इस तरह खुले में कौन रोमांस करता है। तो चलो ना यार, बंद कमरे में करते हैं। अब और सब्र नहीं होता। वो उसे गोद में उठाता कमरे में लेकर आया था। जल्दी से दरवाजा बंद करके सारी लाइट ऑफ करता वो शर्ट के बटन खोल रहा था। उसकी जल्दबाजी पर अवंतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे यकीन नहीं होता सूर्यांश, तुम इतने समय तक रुक कैसे गए। मत पूछो यार, कैसे खुद पर पहरे बिठाए हैं मैंने, लेकिन अब 1 मिनट भी नहीं। कहते हुए वो उसके नरम होठों पर झुक चुका था, जबकि अवंतिका ने भी कोई विरोध किए बिना अपना आप उसके हवाले कर दिया। आसमान पर चमकते चांद और सितारे उन दो दिलों के मिलन के गवाह बने, जैसे उन्हें हमेशा हमेशा साथ रहने की दुआ दे रहे हों। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़